परंपरा, जिस संस्कार और जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, वहाँ बहुत संकोच से बात की जाती है। और उसका कारण ये रहता है कि उस परंपरा में, उस फिलॉसफी में यही आत्मसात किया जाता है कि अपने बारे में बात नहीं करना है। उनके व्यक्तित्व में कई डायमेंशंस हैं। वो लेखक हैं, पत्रकार हैं, कवि भी हैं। कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई है। और ये जो पुस्तक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, हमारा संविधान, भाव एवं रेखांकन, ये तो एक अद्भुत पुस्तक है कि हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि संविधान का निर्माण जब हुआ, जो उसकी मूल प्रति है, तो उसके लिए विशेषज्ञों की, जिसमें चित्रकार भी थे, लेखक भी थे, उनके साथ एक भारत की परंपरा को, हमारी 5000 साला पूरी एक जो संस्कृति है, उससे जुड़े महत्वपूर्ण चित्रों को उकेरा गया। देखिए कितनी सुंदर बात है। लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को, जो पत्रकारिता में 2.5 दशक पूरे कर चुका है, मुझे झिझक होती है ये स्वीकारने में कि मुझे भी नहीं मालूम है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो लोग पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, उन्हें इसे निश्चित तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि बिना राग द्वेष के ये भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं लक्ष्मी नारायण भाला जी, जो वरिष्ठ प्रचारक तो हैं ही, और लक्खी दादा उनका एक बहुत प्रिय नाम है। सबसे पहले तो मैं यही अनौपचारिक प्रश्न से शुरू करता हूँ कि लक्खी दा आप कब से हो गए और कैसे हो गए? ये तो कुछ बांग्ला या उड़िया प्रभाव दिखता है इसके पीछे। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। जी। मैं मूलतः वैसे हमारा परिवार राजस्थान से है, लेकिन महाराष्ट्र में बसे हुए हैं, जी। और इसलिए महाराष्ट्र से मराठी माध्यम से ही पढ़ाई की। जी। और 1968 में जब मैं संघ का प्रचारक निकला, हम्म। तो उस समय मुझे सीधे बंगाल भेजा गया। हम्म। और बंगाल में जाने के बाद पहले दिन ही जब हमारा परिचय कराया गया, तो जब मैंने बताया मेरा नाम लक्ष्मी नारायण, तो मुझे कहा गया कि यहाँ तो आपको लक्ष्मी नारायण कोई नहीं कहेगा, लक्खी नारायण कहेगा। और लक्खी नारायण भी बहुत बड़ा नाम है, इसलिए उसको जी। और छोटा करके लक्खी दा ही कहेंगे। हाँ। तो इस तरह से मेरा पहले ही दिन नामकरण हो गया लक्खी दा। लक्खी दा। तब और से मैं लक्खी दा हूँ, आज भी लोग इसको इसी रूप में उसी जानते हैं। रूप में जानते हैं। प्रचारक के साथ जो पहला आपको राज्य का दायित्व और वहाँ भेजा गया, वो पश्चिम बंगाल रहा? पश्चिम बंगाल, मालदा नगर प्रचारक के नाते मेरी प्रचारक यात्रा शुरू हुई। जी। तो कितनी भाषाएं भारत की आप बोल लेते हैं? घर में मारवाड़ी बोलते हैं हम। जी। मराठी माध्यम से पढ़ाई हुई है, इसलिए मैं महाराष्ट्रियन हूँ। हिंदी अपनी प्रिय भाषा है। हम्म। अंग्रेजी मजबूरी की भाषा है, सीखनी पड़ती है, वो भी सीख ली। जी। सब भाषाओं की जननी संस्कृत है, इसलिए संस्कृत का भी ज्ञान थोड़ा बहुत अर्जित करना पड़ा। हम्म। फिर जब कार्य क्षेत्र के नाते बंगाल भेजा गया, तो बंगला सीखी। हम्म। फिर दार्जिलिंग जिले में, सिक्किम दार्जिलिंग मिलाकर जो क्षेत्र था, वो नेपाली भाषियों का है, हम्म। तो नेपाली भाषा सीखी। हम्म। उसके बाद फिर असम मेरा क्षेत्र हुआ, हम्म। तो असमिया भाषा सीखी। हम्म। फिर भुवनेश्वर भी मेरा केंद्र रहा, तो उड़िया भी सीखनी पड़ी। हम्म। तो उड़िया का बोलने का उतना अभ्यास नहीं हो पाया, लेकिन पढ़ने का अभ्यास हो गया। हम्म। तो इस तरह से इतनी भाषाएं मैं सहज रूप से बोल भी लेता हूँ, सीख भी लेता हूँ। जी। हमारे पड़ोसी गुजराती भाषी रहे हैं, गुजराती अखबार पढ़ लेता हूँ, तो गुजराती लिपि, उड़िया लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी अपने अंग्रेजी लिपि, हम्म। लिपियों से भी परिचय है। समाज को अपना परिवार और राष्ट्र को अपना धर्म मानने के पीछे दृष्टि और सोच क्या होती है? हमारे परिवार में मेरे चाचा जी भी कुछ वर्ष प्रचारक रहे, फिर स्वयंसेवक तो थे ही, जिला संघ चालक भी थे। भाई लोग भी स्वयंसेवक सभी थे, तो एक संघ परिवार या संघ का वातावरण परिवार में था ही, और इसलिए सहज रूप से संघ का स्वयंसेवक बन गया। फिर नागपुर जब पढ़ाई करने गया, तो उस समय पहली बार जब मेरी पूजनीय गुरुजी, गोलवलकर गुरुजी, उनसे मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात मेरे लिए एक प्रकार से हृदय को झकझोर गई। वो ऐसा हुआ कि बैठकर परिचय हो रहा था, जैसे ही मैंने अपना नाम कहा कि लक्ष्मी नारायण भाला, तो कहता, अरे 32 भालाओं में तुम कौन से भाला हो? मैं चौंक गया कि 32 भाला में भाला। मैंने कहा मैं समझा नहीं। अरे एक तुम्हारा कोई यहाँ भाला आया था वकालत पढ़ने, वकालत पढ़कर गया है, वो वकील बना कि नहीं वो? मैंने कहा वो मेरे बड़े भाई। और दूसरा वो कोई डॉक्टरी पढ़ने आया था, एमबीबीएस करने, उसका क्या हुआ?
तो मैंने कहा वो MBBS सेकंड ईयर में है अभी। हम्म। ओहो, तो तुम उनके भाई हो, और तुम्हारा प्रभाकर कहाँ है? प्रभाकर? प्रभाकर तो हमारे यहाँ कोई नहीं है। अरे वो जिसने चुनाव लड़ा है, म्यूनसिपालिटी का चेयरमैन बनना चाहता था, तो बना क्या चेयरमैन? तो मैंने जैसे ही कहा कि नहीं प्रभाकर नहीं, वो प्रभुलाल है, मेरे चाचा जी हैं। अरे वो तुम्हारा प्रभुलाल होगा, हमारा प्रभाकर है, पूछो उससे। तो ये जो हमारे परिवार के साथ उतनी घनिष्ठता उनकी, और जो अखिल भारतीय स्तर पर घूम रहे हैं, वो एक छोटे से गांव के हमारे इस परिवार को इतना जानते हैं, ये देखकर ही मुझे लगा कि ये तो हमारे परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं, इसलिए इनके नेतृत्व में काम करना चाहिए। तो तब मेरा मन में संकल्प हुआ। ये 1963 की बात है, और मैं प्रचारक उसके 5 वर्ष बाद प्रचारक निकला 1968 में। 1968 में। तो घर में जब ये आपका फैसला पता चला तो क्या रिएक्शन था वहाँ? सबको खुशी तो हुई कि चलो हमारे परिवार से भी एक प्रचारक जा रहा है, लेकिन माँ का तो अपना मन होता है। इसलिए माँ कहने लगी कि क्यों जा रहे हो, यहाँ रहकर भी तो काम कर सकते हो, संघ का ही तो काम करना है, और लोग भी कर रहे हैं, तुम भी करो, यहीं से प्रवास करते रहो। तो जब मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि नहीं, प्रचारक के नाते जाने का मतलब है कि घर परिवार छोड़कर और इसी काम में लगे रहना है, तो ठीक है, फिर जाओगे तो साल में एक बार जरूर आया करो, और 5 वर्ष बाद वापस आ जाना, 5 वर्ष के लिए जाओ। तो हमने इस प्रकार से माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया, और मैं निकला। तो तब से एक संकल्प तो दृढ़ है कि वर्ष में एक बार घर जाना है, तो मैं जाता ही हूँ, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने वो हो ही जाता है। कभी शादी है, विवाह है, कुछ और घर भला बुरा घटना कुछ हुई है, तो स्वाभाविक रूप से जाना हो जाता है। लेकिन 5 वर्ष बाद लौट कर आना, ये मेरे मन में भी नहीं था, और जब इस काम में लग गया तो रुचि बनी गई। तो उसमें से फिर रास्ता ये निकाला गया कि माताजी को समझाया गया, और माताजी फिर स्वीकार मान भी गई। आपके मन में कभी इस दौरान मतलब मैं आरंभिक काल की बात कर रहा हूँ, कभी कोई द्वंद्व आया, कभी किसी क्षण पॉइंट ऑफ टाइम पर कि ये फैसला ठीक है कि नहीं है? काम में इसलिए आनंद आता था कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, ये मन में एक भाव होने के कारण मन को एक संतुष्टि प्राप्त होती थी कि संघर्ष करके क्यों ना हो, लेकिन हमने देश के लिए कुछ किया है। और परिवार का वातावरण था ही अनुकूल। और उसमें एक घटना फिर ऐसी हुई, जब 5 वर्ष के समय मन में थोड़ी द्विधा आई, मन में दुविधा हुई कि माँ से कहा था 5 वर्ष बाद लौट आऊँगा, तो क्या करना चाहिए। तो उसी बीच एक घटना ऐसी घटी कि पूजनीय गुरुजी बीमार थे और इंदौर में चिकित्सा के लिए गए हुए थे। मेरे बड़े भाई साहब का ससुराल इंदौर है, तो वो भी इंदौर गए थे। तो उनको जानकारी मिली कि गुरुजी आए हुए हैं, तो मिलने चले गए, पारिवारिक संपर्क था ही। तो जब मिलने गए तो इन्होंने सहज रूप से कहा कि लक्ष्मी नारायण आजकल प्रचारक के नाते बंगाल में है। बोले हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो भाई साहब ने कहा कि नहीं, माता जी याद करती रहती है, 5 साल के लिए उन्होंने अनुमति दी थी, 5 साल पूरे होने को है, इसलिए उसको वापस भेज दे तो अच्छा रहेगा। तो गुरुजी हंसने लगे, हंसकर कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ घर में मेहमान आते हैं कि नहीं कभी? तो भाई साहब ने कहा कि हाँ मेहमान तो आते ही है। तो आते हो तो उनको खाना वाना खिलाते हो कि नहीं? बोले हाँ क्यों नहीं खिलाएंगे, खाना भी खिलाते हैं। तो जब खाना खिलाते हो तो रोटियां गिनते हो क्या? तो नहीं, रोटियां क्यों गिनेंगे, जिसको जितना खाना है खाए। तो बोले वैसे ही हम प्रचारकों के दिन नहीं गिना करते, जब तक उसका मन लगे काम करेगा, जब वो कहेगा कि मैं लौटना चाहता हूँ लौटा देंगे। बड़ी जबरदस्त बात गुरुजी ने कही कि दिन नहीं गिनते हैं प्रचारक, वो सिर्फ कार्य करते हैं। जितना मैं आपके व्यक्तित्व को समझा हूँ आपसे मुलाकात के बाद, एक तरलता है उसमें, एक भावना भी है, और विचार के प्रति जब आप समर्पित होते हैं, कोई भी विचार हो या कोई बड़ा लक्ष्य हो, तो ये तरलता और ये भावना कई बार आपके लिए बाधा बनती है या चुनौती पैदा करती है। ऐसे क्षण आपके जीवन में भी आए, कभी इस तरलता ने चुनौती पैदा की? हाँ आए हैं, ऐसे भी क्षण आए हैं, कई बार आए हैं कि किसी ने हमारे सहजता का दुरुपयोग किया, उसके कारण उससे अब लड़े झगड़े या क्या करे, तो उपेक्षा करो, छोड़ो, ज़्यादा महत्व नहीं लेना है। तो संघ की ये जो नीति है वो यहाँ काम आती रही कि कोई अगर बाधा बन रहा है तो उसके बारे में भी यही सोचना चाहिए कि आज भले वो बाधा बन रहा है, जब उसके समझ में आएगा कि संघ क्या है तो वो फिर अपना अनुकूल हो जाएगा।
और इसलिए उस अनुकूलता की प्रतीक्षा या अपेक्षा ये मन में रखते हुए उससे संबंध नहीं बिगाड़ना है, ये भाव मन में रहता है। तो उसके कारण आपने जैसा नाम लिया संघ, संघ यानी कि एक कंडेंस्ड, हाँ, एक समुच्चय, एक समूह, जैसा हम एक संघ हैं जी। संघ है क्या? लोग देखते हैं कि किसी परिवार ने कोई काम खड़ा किया और वो उस परिवार के अपने कब्जे में ही रखा है, तो ऐसे परिवारवादी संगठन देश भर में कई हैं। राजनीतिक संगठन होंगे या और भी कोई संगठन होंगे, सामाजिक संगठन भी होंगे, तो वो परिवारवादी है। लेकिन संघ परिवार भावी है, और परिवार भावी होने के कारण वो इस पूरे समाज को ही परिवार मानता है। और इसलिए ऐसी बात कभी आई नहीं कि हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं या उसमें से किसी को पराया मान रहे हैं, ऐसा कभी मन में आता ही नहीं है। तो ये भाव स्वाभाविक रूप से यहाँ की कार्य पद्धति के कारण ऐसा बन जाता है। एक बार मोहन भागवत जी के साथ चर्चा के दौरान ये बात भी सामने आई कि जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि संघ को आमतौर पर समझा जाता है कि वो एक राजनीतिक विचार से उसकी आसक्ति कुछ अधिक है, तो उन्होंने कहा ऐसा आपका दृष्टिकोण है। हम राष्ट्र को समर्पित और राष्ट्र के हित के लिए चिंतन या कल्याण के लिए समर्पित किसी भी विचार को, वो चाहे जो भी आप नाम दें, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हो, हम उसके साथ खड़े हैं। इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल ठीक है ये बात? 100% सही है जी जी। क्योंकि किसी राजनीतिक दल के साथ हम बंधे हुए नहीं हैं, विचारों के साथ बंधे हुए हैं। इस विचार को लेकर जो भी राजनीतिक दल काम करेगा उसके लिए हम उस दृष्टि से सहयोग करेंगे जी। तो इसमें संघ के स्वयंसेवकों में कई कांग्रेस के साथ काम करने वाले लोग भी है, भाजपा के साथ काम करने वाले लोग भी है, कई तो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन जब उनके ध्यान में आता है कि नहीं ये थोड़े दूसरी दिशा में जा रहे हैं या राष्ट्रवाद की कमी है, तब वो रियलाइजेशन जब हो जाता है तब वो भले ही छोड़ दे, लेकिन कोई बंधन नहीं है कि आप इस पार्टी में नहीं जा सकते, उस पार्टी में नहीं जा सकते, इसलिए स्वयंसेवकों को ये छूट रहती है। आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, यानी कि कोई स्वयंसेवक वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से विचारधारा जन्य राजनीतिक विचार के स्तर पर जुड़ा होने के बाद भी संघ का स्वयंसेवक हो सकता है, ऐसी बंदिश कुछ भी नहीं है इसकी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या ये भी सत्य है कि 1984 के आसपास जब पंजाब में आतंकवाद था तो संघ ने ये तय किया था कि उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रहित में उसके प्रति समर्थन, उसके कार्यों को जारी रखा जाए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। बल्कि उस समय भिंडरावाला और संत लोंगोवाल जी, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो उस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे। दोनों के नेतृत्व की दिशा अलग अलग थी। भिंडरावाले जो है वो सेपरेटिस्ट मानसिकता के थे जी। और लोंगोवाल ये भारत में रहकर ही हमारा स्थान, हमारा पंजाब या हमारा प्रदेश, उसको और भी सशक्त करना है, इस मानसिकता के थे जी। तो उसके कारण उन दोनों के जो मतभेद है उसको लेकर भी आंदोलन चल ही रहा है, तो उसको थोड़ा डाइवर्ट किया जाए और उसको सही दिशा में लाया जाए। इसलिए संघ ने एक योजना बनाई कि देश भर के कुछ लोग वो आकर यहाँ अमृत छके सरदार बने और सरदार बनकर यहाँ के समाज को नेतृत्व दे। वाह। तो ऐसे कई प्रचारक उस समय वहाँ गए, सरदार, उन्होंने अमृत छका और दीक्षा ली और सरदार बनकर वहाँ काम किया और उसका परिणाम ये हुआ कि भिंडरावाला या लोंगोवाल, इन दोनों की जो भी विचारधारा थी, भले ही सेपरेटिस्ट न हो, लेकिन फिर भी लोंगोवाल का विचार जो था वो पूरी तरह से राष्ट्रीय हित का नहीं था जी। तो दोनों भी विचार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। कभी कभी उभरते हैं, कभी कभी कुछ लोग उसमें थोड़े आगे बढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से वहाँ का आम समाज जो है वो अब इस विचार के साथ नहीं है। जिन्होंने अमृत चखा वो आज भी पंजाब में सेवा अपनी कर रहे हैं। सिख के प्रणाम है, कमाल है।
मैंने सुना है कि आपने भी आपातकाल के दौरान आप भी बांग्ला बाबू हो गए थे, हाँ और हाँ। बहुत गोपनीयता से आपने पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, हम्म। अनिकेत बोस ऐसा कुछ नाम था हाँ आपका? हाँ हाँ। जी। वो ऐसा हुआ कि जब दार्जिलिंग जिला प्रचारक था मैं, उसी हम्म, समय आपातकाल की घोषणा हुई। हम्म, और मैं उन दिनों घर आया हुआ था, एक विवाह था घर में। हम्म, तो जैसे ही इधर आपातकाल की घोषणा हुई, तो फिर थोड़ी तहस उलट पुलट हो गई। हम्म, कोई अंडरग्राउंड हो गया, कोई गिरफ्तार हो गया। तो मुझे बताया गया कि अब तुम सिलीगुड़ी मत आओ, कलकत्ता आओ। हम्म, और कलकत्ते से पूरे प्रदेश के इसका जो है आंदोलन, हम्म, उसको संभालने का काम करो। हम्म, तो उन दिनों एक ये थे माधवराव बनहट्टी, जी। वो वहाँ प्रचारक थे। हम्म, उनके साथ मुझे जोड़ दिया गया कि हम्म, तुम दोनों मिलकर ये सारा संभालो। हम्म, फिर बात ये आई कि ये तो अंडरग्राउंड वर्किंग चल रहा है, हम्म, इसके लिए पत्रक छापना, लोगों में बांटना, ये तो हम्म, हो रहा है। लेकिन कुछ काम ओवरग्राउंड भी होने चाहिए, हम्म, और जनता में जागरण लाकर आत्मविश्वास बढ़ाने का कुछ बढ़ाना काम चाहिए। होना चाहिए। तो मुझे कहा गया कि ऐसा क्या काम हो सकता है, सोचो खोजो। हम्म, तो मैंने थोड़ा इतिहास खंगाला तो ध्यान में आया कि वंदे मातरम को लिखकर बंकिम चंद्र ने इन्होंने जो लिखा था, तो उसको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम्म, शतवर्ष मनाई जा चुके आके। हम्म, तो मैंने कहा कि 101 वर्ष मनाएंगे हम, हम्म, शतवर्ष पूर्ति उत्सव मनाएंगे। हम्म, तो बात जज गई लोगों को कि शतवर्ष पूर्ति उत्सव मनाओ। हम्म, तो उसके लिए फिर एक समिति बनी। हम्म, उस समिति के अध्यक्ष उस समय के वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे, शंकर प्रसाद मित्र, हम्म, वो बने, उनको बनाया गया। हम्म, मैं अनिमेश गुप्त इस नाम से मेरा परिचय देकर उनसे मिला। हम्म, और मैंने बताया कि मैं इसके लिए पूरा समय देना चाहता हूँ, हम्म, तो मैं इसका संगठन मंत्री हूँ। हम्म, तो उन्होंने भी स्वीकार किया, बहुत अच्छा। हम्म, और रसींद्र बंदोपाध्याय नाम के एक वहाँ संपादक अभी भी है, हम्म, तो आनंद बाजार पत्रिका के सह संपादक थे हम्म, वो इसके सेक्रेटरी बने। हम्म, और मैं पूरे प्रदेश में प्रवास करता था, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, बड़े अच्छे अच्छे वक्ताओं को, हम्म, हरिपद भारती, ध्यानेश नारायण चक्रवर्ती, ऐसे उस समय के बड़े हम्म, नाम थे, हम्म, उनको मंचों पर ला ला कर उनसे भाषण करवाए। हम्म, और सब जगह भाषण यही होता था कि वंदे मातरम के कारण देश स्वाधीन हुआ, और वंदे मातरम के कारण भी लोकतंत्र पर आया हुआ है जो संकट है, उससे भी हम इस देश को जी, मुक्त कर सकते हैं। जी। तो इस प्रकार से जो भाव है, हम्म, वो पूरे वर्ष भर ये काम किया मैंने। और उसके बाद फिर मुझे विद्यार्थी परिषद का दायित्व सौंपा गया हम्म, कि मेरे इस काम के कारण हम्म, कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटी, कई प्रोफेसर ये मेरे हम्म, संपर्क में आए। हम्म, तो उनको लेकर अब विद्यार्थी परिषद का काम हम्म, देखो। हम्म, तो इस तरह से मुझे विद्यार्थी परिषद का दायित्व दिया गया। वाह। इसी दौरान कई पुस्तकें भी आपने लिखी, और जिस किताब का मैंने पुस्तक का जिक्र किया कि हाँ। संविधान का रेखांकन, ये बड़ी अद्भुत थी। कैसे ये विचार में आया, किस तरह से चीज़ें ये आगे बढ़ी? लेखन का काम ऐसा हुआ कि शुरू से ही जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, हम्म, उस समय एक विषय दिया गया कि पागल बनो, हम्म, इस पर लिखो। हम्म, तो मुझे तो पहले हंसी आई कि पागल बनो पर क्या लिखना है। हम्म, लेकिन फिर ध्यान में आया कि पागल बनो का मतलब यह है कि किसी चीज़ के पीछे इतने लग जाओ हम्म, कि लोग कहेंगे अरे तो पागल है, हम्म, इसी काम में लगा हुआ है। जी। तो इसलिए किसी विषय को लेकर लगे रहना, हम्म, इसको पागलपन कहा गया है। हम्म, तो उस अर्थ में मैंने वो निबंध लिखा, हम्म, और उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। हम्म, तो उसके कारण लगा कि मैं लिख सकता हूँ। हम्म, तो लिखने की रुचि ऐसे बनी। हम्म, फिर एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में रोज़ शाम को भजन होता था, हम्म, माँ खड़ी रहकर भजन कराती थी। तो उस समय कहीं भजन अधूरा छोड़कर माँ को जाना पड़ा, हम्म, और भजन चल रहा था, पालना में झूले गजानन पालना में झूले। हम्म, माँ के उधर जाने के बाद हम सब भाई लोग आपस में पालना में आगे बोलो आगे बोलो, हम्म, तो ऐसे चल रहा था। तो फिर मेरे से झट से मेरे मुंह से निकला, पालना में झूले गजानन पालना में झूले, आगे का हम तो भूले गजानन पालना में झूले। इतना सुनते ही सब लोग आ हाँ, रहे हैं, पर पीठ थपथपाई मेरी। जी। और मुझे लगने लगा कि अरे मैं तो तुकबंदी कर लेता हूँ। हम्म, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा बीना का गीत माला हम्म, हर बुधवार के रात को 8 बजे जी। होती थी, वो सुनने का शौक बढ़ गया। जी। और उसके कारण तुकबंदी से और ज़्यादा नाता हो गया। हम्म, तो फिर कविताएं लिखना भी शुरू की। जी। तो इस तरह से लेख और कविताएं, हम्म, ये दोनों मेरी छात्र जीवन से ही हम्म, रुचि का विषय बन गई थी। वाह, वाह।
तो फिर जब इसके काम में आया मैं, विद्या संविधान भारती के काम में आया, तो जी शिक्षा पर लिखा। जी जिस जिस काम में आया उस काम मैं में उस लिखते पर चले लिखता गए। रहा, हाँ लेख के नाते लिखता रहा, अपने पास रखता रहा, कुछ छपता भी रहा। लेकिन एक दिन जब ये हिंदुस्तान समाचार का काम मेरे जिम्मे था, ये मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी है, बहुभाषी संवाद समिति, उसका राष्ट्रीय संयोजक के नाते मेरे जिम्मे काम था। तो उस समय हमारे जो प्रबंधक थे अमित जैन, वो एक मोटी सी पुस्तक लेकर आए और मुझे कहा कि ये आपके लिए भेंट के रूप में लाया है। तो मैं हंसने लगा कि इतनी मोटी पुस्तक कौन पढ़ेगा और कौन लेकर घूमेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पढ़ने के लिए नहीं, रखने के लिए है, सुरक्षित रखना है इसको, देखिए क्या है। तो जब मैं खोल कर देखा तो हाथ से लिखे हुए संविधान की फोटोकॉपी है। हाँ तो पन्ने पलट कर देखा तो उसमें चित्र भी बने हैं, डिज़ाइन भी बनी है। तब फिर मन में एक जिज्ञासा बढ़ी और उसी जिज्ञासा के चलते ध्यान में आया कि नंदलाल बोस के जिम्मे काम दिया गया था जी, कि इसको सजाओ, शांति निकेतन और से जुड़े हाँ, हुए थे। शांति निकेतन से जुड़े थे वो। और फिर लिखने का काम किसको दिया, तो सारी जानकारी निकाली। तो हिंदी में जिन्होंने लिखा है वो बसंत कृष्ण वैद्य, वो थे। अंग्रेजी में जिन्होंने लिखा है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये थे। और जिन्होंने चित्र बनाया वो नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस थे। तो फिर मेरे अंदर एक चित्रकार था ही। तो उस चित्रकार ने सोचना शुरू किया कि चित्रकार कोई भी चित्र बिना सोचे नहीं बनाता है। किसी से कहा जाए कि ये बैठक कक्ष है तो ऐसा चित्र बनेगा, पूजा घर है तो अलग चित्र बनेगा, रसोई घर है तो तीसरा चित्र बनेगा। तो उसी तरह नंदलाल बोस ने भी तो कुछ सोचकर चित्र बनाया होगा। इसे उन्होंने क्या सोचा होगा, तो वो सोच समझने के लिए मुझे पूरा संविधान पढ़ना पड़ा। तो संविधान का जो भाग मैं पढ़ रहा हूँ उससे उस चित्र के साथ क्या नाता है, तो ध्यान में आता रहा कि हर संविधान का जो एक विषय है, 22 विषय है, 22 विभाग है उसके, तो हर विषय के साथ उस चित्र का ये संबंध है कि उस विषय का या तो उद्गम वो दिखाता है, या इस विषय का अगर क्रियान्वयन हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम वो दिखाता है। तो आइदर द सोर्स ऑफ द सब्जेक्ट और द रिजल्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट, ये उस चित्र में से झलकता है। तो उस पर फिर मैंने लिखना शुरू किया। चाणक्य वार्ता एक पत्रिका निकलती है आजकल दिल्ली से, अमित जैन उसके संपादक हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको हम छापना शुरू करते हैं। तो इस तरह से मेरे 16 लेख लगातार छपे। विचार प्रवाह बदलता है वक्त के साथ, प्रवाह बदलता है से आशय ये है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, मूल पिंड कभी नहीं बदलता है। लेकिन जैसे जैसे आप दुनियावी संपर्क में आते हैं, ये भी कहा जाता है कि संघ के स्वयंसेवक के रूप में भी जैसे जैसे सत्ता से उसकी निकटता बढ़ती है, कुछ परिवर्तन आता है। इसको लेकर कहा भी जाता है, संघ के भीतर भी चर्चा होती है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें, क्या आपने भी अनुभव किया ऐसा? हाँ, कुछ तो परिवर्तन या काम करने की जो प्रणाली है, कार्यशैली, उसमें थोड़ा अंतर दिखाई देता है। और उसको मैं अगर एक शब्द में, एक वाक्य में कहूँ तो मैं इस रूप में देखता हूँ कि विपरीत परिस्थिति में या चुनौती भरे परिस्थिति में काम करने के हम अभ्यस्त हैं। हमने ऐसे बहुत चुनौतियाँ स्वीकार की है और उसमें हमने रास्ता भी निकाला है। अनुकूल परिस्थिति में काम करके भी अपने आप को उसी रूप में रखना, ये चुनौती अभी हमारे सामने है। और इसलिए हो सकता है कि कई बार पैर इधर उधर हो जाए, लेकिन सबके ध्यान में है कि इस चुनौती में से हमें रास्ता निकालना है। तो ये नई प्रकार की चुनौती है, अनुकूलता की चुनौती। प्रतिकूलता की चुनौती हमने स्वीकार कर ली, जी जी, अनुकूलता की परिस्थिति में अब इसको स्वीकारना है। या समापन कर रहा हूँ इससे, क्या आप उस पीढ़ी से हैं जिन्होंने गुरुजी के साथ काम किया है, जिन्होंने हेडगेवार जी के बारे में सुना है बहुत, जिन्होंने प्रत्यक्षतः काम किया है हेडगेवार जी के साथ? आज आप 2024 में जब देखते हैं और हम एक वर्ष बाद ही शताब्दी वर्ष संघ का देखेंगे, क्या आपको आज भी कुछ युवा पीढ़ी में झलक मिलती है गुरुजी की, हेडगेवार जी की, या उन बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही परंपरा से दीक्षित उन संघ के पदाधिकारियों की, जिन्होंने संघ की इस परंपरा को बहुत गहरे मन में आत्मसात करके, अनुप्राणित करके आगे बढ़ाया? जी,
ऐसा है कि मराठी का एक श्लोक का एक हिस्सा है, समर्थ रामदास ने कहा है कि सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जे करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। इसका मतलब यह है कि किसी भी आंदोलन को कोई अगर चलाना चाहता है तो वो चला सकता है, लेकिन उसमें सफलता तभी प्राप्त होगी जब उसको भगवत का अधिष्ठान प्राप्त होगा, ईश्वरीय अधिष्ठान प्राप्त होगा। तो पूजनीय गुरु जी ने इसे एक ईश्वरीय अधिष्ठान दे चुके हैं, वो दिया है, और उसी अधिष्ठान पर हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरु जी के बाद जो भी सरसंघ चालक बने, उन्होंने डॉक्टर जी और गुरु जी इन दोनों को ही अपना आदर्श माना है, और उनके उस अधिष्ठान के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए उस अधिष्ठान को क्योंकि हम नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ भी नहीं सकते, और इसलिए इसमें आने वाली चुनौतियों का भी रास्ता निकल जाएगा। बहुत सुंदर बात आपने कही है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक और बहुत महत्वपूर्ण दायित्व संभालने के बाद इतनी स्पष्टता से बात करने का मेरा भी अनुभव बहुत कम रहा है एक पत्रकार के तौर पर। तो मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, और मैं इसको आवश्यक भी इसलिए मानता हूँ कि ठीक है, संघ ना अपने प्रचार के प्रति उत्सुक रहता है और ना उसे इससे फ़र्क पड़ता है कि उसके बारे में क्या सोच और दृष्टि है, लेकिन फिर भी जितना हो सके कम से कम लोगों को ये पता चलना चाहिए, जैसे हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके माध्यम से आज पता चली हैं। तो बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे वरिष्ठ प्रचारक लक्ष्मी नारायण भाला जी। ख़ास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।